नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं हम सब लोग साइंस का लेक्चर 6 पार्ट 6 लेके। जो हम सब लोग अब तक 5 लेक्चर पढ़ चुके थे, जिसमें से 2 टॉपिक हम सब लोग कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक था तरंग गति और दूसरा टॉपिक था हमारा साउंड। आज हम सब लोग शुरू करने वाले हैं लाइट, प्रकाश। आज हम सब लोग लाइट, प्रकाश ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम सब लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएंगे, जो कि जो है आप लोगों को याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं। मतलब ये है कि ना, जो स्वयं के प्रकाश से वस्तुएं प्रकाशित होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। तो जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। और नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। जो प्रकाश की विकिरणें होती है ना, जो प्रकाश की विकिरणें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान होती है। तो हम दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणों की तरंग प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप सब समझ गए, जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और जो प्रकाश होता है उनकी विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान होती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग होती है। क्या होती है? प्रकाश तरंग कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंग कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जो है इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। फर्स्ट लेक्चर ही है जिसमें जो है हम सब लोग तरंगत के बारे में पढ़े थे। वहाँ जाके देख लीजिए, अच्छे से समझाया था हमने, तो वहाँ समझ में आ जाएगा। तो प्रकाश तरंग की तरंग जो है कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है ना, इसको आप सब लोग ध्यान से पढ़िए और इसको याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? रोमन ने किया था। तो प्रकाश की चाल का मापन सर्वप्रथम किसने किया था? रोमन। तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया? तो प्रकाश की चाल का मापन किसने किया? तो प्रकाश की चाल का मापन रोमन ने किया था। ठीक है। और भिन्न भिन्न माध्यमों में उन्होंने क्या बताया कि भिन्न भिन्न माध्यमों में जो होती है वो प्रकाश की चाल कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो मतलब प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया? रोमन ने किया था। और इन्होंने ही बताया था कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती। अच्छा, भिन्न भिन्न होती तो इसका मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करती होगी। ठीक है। किसी के ऊपर क्या होती है? आधारित होगी। तो किस पे आधारित होगी भाई? किसी के ऊपर तो आधारित होगी ना। जैसे ध्वनि की चाल थी, है ना, इलास्टिसिटी, है ना, और डेंसिटी, है ना। तो उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा चाल किस में होती थी? ठोस, ध्वनि की चाल ठोस में। उसी तरीके से ये भी है कि सबसे जो है प्रकाश की चाल क्या होती है? हर माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। तो इसका मतलब किसी पे डिपेंड करती होगी। किस पे डिपेंड करती है? तो प्रकाश की चाल माध्यम के किसके? अपवर्तनांक पे। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करती है? प्रकाश की चाल जो होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है। तो प्रकाश की चाल माध्यम के किस पर निर्भर करती है? अपवर्तनांक पे निर्भर करती है। ठीक है। तो हम जान गए कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? रोमन ने किया था। और भिन्न भिन्न माध्यमों में जो है प्रकाश की चाल कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है? तो प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अच्छा, अब आप कोई लोग ये पूछेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अपवर्तनांक क्या होता है? क्या अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक बेसिकली वो संख्या होती है जो हमें ये बताती है कि किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब जिसको जो है ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे प्रकाश, है ना। तो अपवर्तनांक वह संख्या होती है जो हमें ये बताती है कि माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या ज़्यादा है। ठीक है। आप सब समझ गए ना कि जैसे अपवर्तनांक जो होता है यह जो है वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे प्रकाश की चाल जो है अन्य माध्यमों की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे एग्जाम्पल होता है लाइम कांच का। किसका? लाइम लाइम कांच का।
तो लाइम कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ये अपवर्तनांक पूछा भी जाता है, आगे हम आपको लेक्चर में बताएंगे किसका अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो लाइम का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। तो लाइम कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो लगभग 1.5 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कांच में प्रकाश की चाल जो है क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा जो है कितना, 1.5 गुना कम है। 1.5 गुना कम है, मतलब निर्वात के कंपैरिजन में लाइम कांच में प्रकाश की जो चाल होती है वो जो है निर्वात के कंपैरिजन में लाइम कांच में जो होती है वो 1.5 गुना चाल क्या होती है, प्रकाश की कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो आप सब लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे होता है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, जैसे प्रकाश आया, ये एक माध्यम है, जब ये दूसरे माध्यम में, ये फर्स्ट माध्यम है, ये क्या हो गया, ये सेकंड माध्यम हो गया। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, तो आप देखेंगे कि जो है ये जो है मुड़ जाता है, अपनी पथ पे थोड़ा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है, ये अपवर्तनांक के कारण ही मुड़ता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक तो अलग अलग होगा ना, इसका अपवर्तनांक अलग होगा, इसका अपवर्तनांक अलग होगा। इसका मतलब जो होता है प्रकाश की चाल जो है इसमें कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी। जैसे जो होता है वो हम अभी लाइम कांच का एग्जाम्पल बताए, उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5। इसका मतलब जो है निर्वात में प्रकाश की चाल और लाइम कांच में जो होता है प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल अगर कंपैरिजन किया जाए तो निर्वात में जो होता है लाइम कांच की अपेक्षा 1.5 गुना तेजी से गति करता है। किसमें, निर्वात में। क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में ही होती है। ठीक है, निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में जो है कांच की अपेक्षा कितने गुना अधिक होती है, 1.5 गुना। और कांच में निर्वात की अपेक्षा कितने गुना कम होती है, 1.5 गुना। इसीलिए जो है इनका अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी भाई, अपवर्तनांक अलग अलग, तो उसकी चाल भी क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। तो जब ये प्रकाश की चाल अलग अलग होती है ना, इसीलिए जब प्रकाश का चाल एक माध्यम से प्रकाश जो होता है जब वो दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उनका अपवर्तनांक, ये भाई एक माध्यम है दूसरा माध्यम है, जब अलग अलग माध्यम होंगे तो इसका मतलब अपवर्तनांक अलग अलग होगा, अपवर्तनांक अलग अलग होगा मतलब प्रकाश की चाल जो है वो जो है भिन्न भिन्न होगी दोनों माध्यमों में। इसीलिए प्रकाश की चाल जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, वो अपने पथ पर मुड़ जाती है। ठीक है, अब ये किस कैसे मुड़ेगी, किस प्रकार मुड़ेगी, ठीक है, किधर ज़्यादा मुड़ेगी किधर कम मुड़ेगी, है ना, ये जो होता है ये इसके अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, अपवर्तनांक पे निर्भर करता है कि किसका अपवर्तनांक कम है किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, किधर मुड़ेगी, ये अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। और ये जो मुड़ना होता है ये स्नेल एक लॉ होता है, एक नियम होता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम उसका पालन करती है, उनके नियम का पालन करती है। उसी के हिसाब से अपवर्तनांक कम ज़्यादा जिधर होता है उधर जो है क्या होती है, ये मूर्ति। एक लेक्चर हम सब लोग ऐसा बनाएंगे जिसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट लॉ हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट लॉ या नियम है जिनसे एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिकली आता है, वो सारे हम कवर करेंगे, अच्छी तरीके से कवर करेंगे, उनको जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंग जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्यों मुड़ती है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, बेसिकली वह संख्या होती है जो किसी माध्यम में जो क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे प्रकाश की जो है किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या ज़्यादा है। जैसे लाइन कांच का एग्जाम्पल बताया 1.5, है ना, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा अच्छे से समझ में। देखिए क्वेश्चन भी है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में। अच्छा, हम सब लोग जो अभी कंप्लीट किए हैं जो है साउंड टॉपिक, तो उसमें क्वेश्चन था कि साउंड की चाल मतलब ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में। किस में होती है, ठोस में। वो यांत्रिक तरंग है ना, तो उनको जो है गमन संचरण करने के लिए जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक है, और ये प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश जो है क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है इसीलिए इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी चाल दी जाती है आसानी से। तो इस जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है, किसी माध्यम में नहीं होती है। ठीक है, जिस प्रकार ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, डायमंड में होती, हीरे में कितनी होती, 12,000, है ना, क्योंकि सबसे कठोर वही होता है।
अब आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? बेसिकली निकट दृष्टि दोष और ये दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इसको इनके नाम के उल्टा जानेंगे। जैसे निकट है, निकट माने नजदीक, दृष्टि दोष माने नजदीक का दोष। नजदीक का दोष के उल्टा क्या होगा? दूर का दोष। मतलब जिसमें जो है नजदीक की वस्तुएं अच्छी दिखाई पड़े, नजदीक की वस्तुएं अच्छी साफ दिखाई पड़े, ठीक है। और दूर स्थित वस्तुओं को जब व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है ना, तो उसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। उल्टा होता है, नाम के उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में ये समझिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं अच्छे प्रकार भली प्रकार दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। और दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं अच्छी प्रकार से दिखाई पड़ती हैं। तो निकट दृष्टि में क्या होता है? दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है मनुष्य, ठीक है। जो है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति होता है, वो जो है दूर वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इसमें निवारण के लिए क्या किया जाता है? जो है उचित फोकस दूरी का जो है क्या पहनते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं निवारण के लिए? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अभी एक ट्रिक बताते हैं जो जिससे याद रहेगा, बढ़िया ट्रिक बताते हैं। जैसे निकट ले लो और दूर ले लो। क्या ले लो? निकट ले लो, दूर ले लो। अब इसमें देखो, निकट, निकट में कितने वर्ड हैं? निकट में है तीन शब्द हैं, नी का व ट। और दूर में कितने हैं? दो। दूर में कितने हैं? दो, ठीक है। दूर में कितने हैं? दो। ये बड़ा है, ये मतलब बड़ा हुआ निकट, और दूर क्या हुआ? छोटा हुआ। निकट क्या हुआ? बड़ा हुआ, दूर क्या हुआ? छोटा हुआ। इसीलिए उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल, इन सब में बड़ा कौन है? इसमें देखिए तीन ही है, इसमें क्या है? चार। ये बड़ा है तो बड़ा बड़े के साथ जाएगा, छोटा छोटे के साथ। तो निकट बड़ा है, अवतल बड़ा है, तो निकट में किसका प्रयोग होते हैं? अवतल में अवतल का प्रयोग करते हैं। दूर छोटा है, उत्तल छोटा है, ठीक है। तो दूर दृष्टि में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हमको उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इस ट्रिक को भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में किसका? भाई निकट बड़ा है, निकट बड़ा है दूर से, ज्यादा शब्द हैं तो ज्यादा शब्द वाला प्रयोग होगा। ज्यादा शब्द किसमें है? अवतल में है। कितने? अवतल में है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल का। और दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, और जो है दूर दृष्टि दोष में नजदीकी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जाता। अब ये दो ही दृष्टि दोष नहीं है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, और भी हैं दो दोष और होते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, ठीक है। एक कौन सा? जरा दृष्टि दोष। कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष। इसमें आप सब लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो जरा दृष्टि दोष होता है ना, जरा दृष्टि दोष, इसमें दूर और नजदीक दोनों प्रकार की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। मतलब जो व्यक्ति जो है जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति होगा, उसको जो है नजदीक और दूर दोनों प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो आप समझ गए जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें जो है दूर और नजदीक दोनों प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट रूप से ना दिखाई पड़े, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसका निवारण क्या होता है? द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल और अवतल दोनों का। अब आप ये एक इसमें क्वेश्चन है कि भैया उत्तल अवतल प्रयोग तो सर दोनों में किया जाता है, लेकिन कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है? तो ट्रिक इसकी भी है भाई। अमीर आदमी ऊपर, गरीब आदमी हमेशा अमीरों से दब के नीचे रहता है। तो इसी ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं कि ऊपर क्या होगा? अवतल बड़ा है, अवतल क्या है? बड़ा है, चार अक्षरों का। उत्तल क्या है? छोटा। तो ऊपर जो है क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। और नीचे क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कि जरा दृष्टि दोष में द्विफोकस लेंस जो प्रयोग किया जाता है, उसमें ऊपर कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? ऊपर अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। नीचे कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए जरा दृष्टि दोष होता क्या है? जिसमें दूर और नजदीक दोनों प्रकार की वस्तुएं स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है इसमें ऊपर की, ये इसमें क्या? इसमें ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस होता है, जो आपस में जुड़े रहते हैं। ये लेंस आता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों जुड़े रहते हैं। जब ये बनाया जाता है ना, तो इसे बनाया इस प्रकार से जाता है कि इसमें जो है ऊपर क्या किया जाता है? ऊपर अवतल लेंस रखा जाता है, नीचे क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। जो जो दोनों हैं जो आपस में मर्ज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट नवा क्वेश्चन, दृष्टि वैषम्य या अभिन्नता।
ये एक दृष्टि दोष है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता, इसमें जो क्या होता है ना, इसमें व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता। यदि व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यदि क्या हुआ, यदि व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्या हो गया, क्षैतिज, यदि व्यक्ति जो है ऊर्ध्वाधर और क्या, क्षैतिज रेखाओं में अंतर ना कर पाए, ठीक है, अगर व्यक्ति क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर और, यदि व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर क्या है, इन रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है, तो व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता, तो पता हो गया दृष्टि वैषम्य अबिंदुता क्या होता है, जिसमें व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर ना कर पाए। इसमें के निवारण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इसके निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस, मतलब बेलनाकार लेंस। तो दृष्टि वैषम्य अबिंदुता को जो है दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो सिलेंड्रिकल लेंस या फिर क्या, बेलनाकार लेंस, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक है, आपको पता ही होगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। अब डायोप्टर क्या होता है, क्षमता कैसे क्या होती है, क्षमता कैसे निकालते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। और इसको जो है डिटेल से बढ़िया से पढ़ेंगे। तो अब आप लोगों को सारे दृष्टि दोष जो होते हैं ना, ये चारों समझ में आ गए होंगे। जैसे पहला दृष्टि दोष हम क्या बताए थे, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन भैया दूर की वस्तुएं धुंधली सी दिखाई पड़ती हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। प्रयोग कौन किया जाता है, अवतल लेंस। निकट बड़ा तो अवतल बड़ा, ठीक है, और दूर छोटा तो उत्तल छोटा, है ना। दृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती। इसके निवारण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा दृष्टि दोष कौन सा होता है, जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति निकट और दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है, जो जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। अब उस जरा दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल और अवतल दोनों लेंस जो है मर्ज हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। उसमें ऊपर कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। अवतल बड़ा, ऊपर, है ना, उत्तल छोटा, नीचे, तो ऊपर अवतल लेंस होता है, नीचे कौन सा प्रयोग होता है, उत्तल लेंस प्रयोग होता है। दोनों आपस में क्या हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, मर्ज हुए होते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता। चौथा कौन है, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता। तो दृष्टि वैषम्य अबिंदुता में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता होता है, वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में क्या नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसे दृष्टि वैषम्य या बिंदुता कहते हैं। इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, तो भैया इसके निवारण के लिए जो होता है तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। 10वां क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। जय हिंद।